गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी और क्या स्थिति है ये भी समझते हैं। कोई कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू स्कोर। श्रेया, ये बात एकदम गलत है। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। हम कल बात कर रहे थे किस चीज़ की? हम बात कर रहे थे एक चीज़ की जो था इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड कुछ बातें। आज हम कुछ और छोटी छोटी बातें बुद्धि से रिलेटेड करेंगे और कुछ दो और थियरीज हैं, 1 फैक्टर और 2 फैक्टर, जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है बुद्धि से ही रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं फ्लीन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फ्लीन इफेक्ट। फ्लाइन इफेक्ट कह देते हैं कई लोग हिंदी में, फ्लीन इफेक्ट कहते हैं हम इसको। क्या है भाई फ्लीन इफेक्ट? शायद कुछ लोगों को पता हो, शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो। फ्लीन इफेक्ट एक व्यक्ति थे, एक साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए आप, जिन्होंने इस इफेक्ट को दिया है, जिनके नाम पे इस इफेक्ट का नाम पड़ा है। उनका नाम फ्लीन था और ये सरनेम था आई थिंक उनका, फ्लीन इफेक्ट या फ्लाइन इफेक्ट, हिंदी में कुछ भी लिख लीजिए। फ्लीन का प्रभाव या सिद्धांत भी आप इसको एक तरह से कह सकते हो। इन्होंने कहा नोट्स इस मंडे मिल जाएंगे भाई। इन्होंने कहा कि हर 10 साल में एवरी डेकेड वी सी इंक्रीमेंट और इंक्रीज in the average IQ of population. Average IQ सिंपल मतलब हर 10 साल में, डेकेड मतलब 10 सालों का एक समूह, दशक जिसको हम बोलते हैं। तो एवरी 10 ईयर्स जो पिछली जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन से, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो इम्प्रूव्ड होती है, बेटर होती है पुरानी जनरेशन से। हम कहते हैं आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, पता नहीं क्या क्या जानते हैं उस उम्र में, जिस उम्र में हमें कुछ नहीं पता था। ये किस बात का उदाहरण है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सौम्या कह रही मैम आज मैं बीएड का प्रैक्टिकल देने गई थी, वहाँ पे सीटेट के पेपर की बात हुई तो सबने हिमांशु मैम की वीडियो लेट्स देख लो, सीडीपी की तैयारी हो जाएगी। पूरे कॉलेज में आपका नाम बज रहा था। धन्यवाद जी, अच्छा लगता है इस तरह की बातें सुन के कि आप लोगों को हेल्प भी मिलती है। कोई कह रहा है आप भी केवल लड़कियों का कमेंट पढ़ती है, ऐसा नहीं है नवनीत, लड़कियां ज़्यादा हैं टीचिंग में। यूट्यूब पे हमारी ऑडियंस है, उसमें 65% फीमेल्स हैं, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो प्रोबेबिलिटी के तहत, बारंबारता का नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसके तहत, उस लॉ के तहत प्रोबेबिलिटी ही है कि फीमेल्स के कमेंट ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। आप यहाँ माइनॉरिटी में हैं मेल्स जो है टीचिंग में। ये भी एक स्टीरियोटाइप से आती है ये बात भी, क्योंकि समाज चाहता है लड़कियां टीचर्स तो बने, डॉक्टर्स तो बने, है ना, कुछ और एडवेंचरस ना करें। बट टीचिंग अपने आप में बहुत प्यारा प्रोफेशन है, तो आपको प्यार हो जाएगा इस बात से, चाहे आप घर वालों के कहने से आए हों टीचिंग में, लेकिन टीचिंग सच में बहुत प्यारा प्रोफेशन है ना। चलिए खैर, ये सब बातें तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर मेथड्स, बहुत सारी चीज़ें हर 10 साल में आपका एवरेज जो है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, सुविधाएं हैं, चीज़ें बढ़ रही होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर 10 साल में जो पुरानी जनरेशन से अगली जनरेशन जो आने वाली होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो एवरी डेकेड वी सी इंक्रीज इन द एवरेज IQ ऑफ पीपल, यानी हर दशक में हम लोगों के औसत बुद्धि लब्धि में या औसत IQ में, यानी ऑन एन एवरेज IQ में बढ़ोतरी देखते हैं। बढ़ोतरी देखते हैं। बात सही है या नहीं है? देखते हैं। ये फ्लीन इफेक्ट कहता है कि एवरी डेकेड जो एवरेज IQ है लोगों का वो बढ़ जाता है। ठीक है जी। मैम आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगाए, कारण बताएं। अरे यार बहुत बार इस पर बात हो चुकी है। मैं जीवन में बहुत अच्छा कर रही थी, शायद मैं वो 50 बच्चे पढ़ा के, वैसे की तो हम बात ही साइड कर दें तब भी कि मतलब अगर सिर्फ मैं एक स्कूल में होती पूरे जीवन में, मुझे लगता है 1000 बच्चे भी मुश्किल से मैं
मेरे सामने आ पाते। और बहुत कम एज से मैंने शुरू कर दिया था यूट्यूब और मुझे अच्छी सफलता मिली। शायद जिन किसी ने वो सफलता देखी भी नहीं थी, उस तरह के नंबर्स देखे भी नहीं थे। और नाम से लेके पैसे से लेके सब कुछ, शायद टीचिंग के कई जन्म लेने पड़ेंगे, जो भी बेस्ट पोस्ट होती होगी इवन प्रिंसिपल तक की, तब भी उतना नहीं हो पाएगा जितना मैं साल में टैक्स दे देती हूँ। तो बहुत सारे इसके रीजंस रहे, है ना। पैशन था उस चीज़ को लेके, तो चीज़ें उस तरह से बनती चली गई। और ये एक रीज़न है। जब मुझे मौका मिला भी मेरे फादर के टाइम पे, तो मेरा जवाब क्लियर नो था। तो ये एक चीज़ है। चलिए, तो और रिस्क लेने वालों में से मैं थोड़ा हूँ, तो बहुत ज़्यादा खौफ इस बात का लगा नहीं क्या हाय रे आगे क्या होगा। ठीक है शुभम। हाँ हाँ एग्जैक्टली, देखो सविता कह रही है ना, सबकी डिमांड लड़की टीचर से शादी करना चाहते हैं। हाँ, तो वो स्टीरियोटाइप का उदाहरण है ना, सुबह नाश्ता बन जाए, दोपहर को लंच, रात में डिनर बना हुआ मिले। कोई कह रहा है बट समटाइम्स व्हेन वी विल नॉट एबल टू अर्न इन टीचिंग इट विल हर्ट। टीचिंग पैसों के लिए नहीं की जा रही। मैं तभी कहा, मैं इनका पैसे की बात छोड़ दूं, वो बात मैं बाद में लेकर के आई, क्योंकि समाज को वो भाषा समझ में आती है ना। अदरवाइज तो अगर हम देखें तो टीचिंग ऐसी जॉब ही नहीं है जिसको आप सिर्फ पैसे के लिए करें। आज के समय में आप कमा सकते हैं, अच्छा बहुत सारे तरीके हैं उसके, गवर्नमेंट जॉब के साथ भी और वैसे भी, जैसे भी आप चाहें। बट और आपको सैलरी, एक हैंडसम सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है टीचर्स को। मेरी एक स्टूडेंट है, यहीं दिल्ली में ही रहती है, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली, एकदम दिल्ली के दिल में उनको प्रॉपर हॉस्टल मिला हुआ है रहने के लिए, एक सोसाइटी में प्रॉपर फ्लैट मिला हुआ है, हॉस्टल क्या कहें उसको, है ना। और बढ़िया से सारी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। 68,000 के करीब आई थिंक उनकी सैलरी, 68 या 69,000, 69,000 की मैं बात कर रही हूँ। और वो प्राइमरी टीचर हैं और अभी 2 साल हुए हैं दिल्ली में जॉब करते हुए। एनडीएमसी में 45 वैकेंसी में उन्होंने सिलेक्शन लिया था, जस्ट 45 वैकेंसीज में। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स की लाइफ कोई खराब है, बहुत बढ़िया साफ सुथरी जिंदगी है। और दिल्ली में अगर आप टीचर बन जाए तो मजा ही मजा है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय का भी कल्चर बहुत प्यारा है, लेकिन उसमें ये है कि वही लोग जाएं तो बेटर है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर में रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक और हमारे लर्नर हैं जो यूपी में बहुत एक रिमोट एरिया से आते हैं, वो भी सेम दिल्ली में हैं, सारी चीज़ें बढ़िया, सैलरी मिल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे किसी को कोई और तैयारी करनी है वो कर रहे हैं, नहीं तो एंजॉय तो कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचिंग में अब आपकी ग्रीड देखिए कभी नहीं पूरी हो पाएगी, कि पैसा नहीं है, सारी चीज़ें हैं आज की डेट में, बट आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। जो जिस पैसे की मैं बात कर रही हूँ, मैं वो सोच के नहीं आई थी, ना मुझे पता था कि एग्जिस्ट करेगा, होता भी है इतना पैसा, है ना। बट मेरी सोच इस बात पे आधारित नहीं थी, तो मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। कि जब आप फिर करोड़ों में टैक्स जाता है तब भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपका वो रीजन नहीं था। ठीक है ना। बहुत बढ़िया सौरभ, ईज रहती है यार शर्ट में ना, माइक वाइक लगाने में भी। चलिए खैर, हाँ दिशा आप लोग जानते भी हैं, तो दिशा की मैं बात कर रही हूँ। बढ़िया एकदम बिल्कुल मस्त जगह पे उनको, D2+ में ही पोस्ट थी उनकी। हर जगह पे तो D2+ की सारी पोस्ट में तो नहीं मिलता है जो आपको एकोमोडेशन है, बट फिर भी लाइफ अच्छी रहती है। तो अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए, और आप आगे जो चाहें कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है यार, आधे दिन की जॉब है, आप उसके बाद जो चाहें कर सकते हैं। 1 बजे तक आप घर पे आ जाते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, अपने जीवन की फ्रीडम अपने हाथ में लाने के लिए, और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे आप, अगर वो चाहेंगे कि आप उनके लिए अच्छा करें तो, है ना। ठीक है, श्रियंका कह रहे हैं आपकी स्माइल में एक सुकून के जैसा लगता है, धन्यवाद। कह रहे हैं आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं। अब ये सब बातें, आज बहुत टॉपिक इधर उधर चला जाएगा, बट ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि आप डिमोटिवेटेड मत महसूस करिए। गवर्नमेंट आपका खर्चा देती है सारा, मेडिकल, अगर कल को कोई भी इमरजेंसी होती है, जो भी 1 रुपया लगेगा आपका वो मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मेरी मदर की पूरी सर्जरी हुई, तो वो मेडिकल उनका क्लेम है, ठीक है। अब आप लग्जरी के चक्कर में कुछ पैसा ऊपर से खर्च कर देते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट ज़्यादातर पैसा आपका मिल जाता है गवर्नमेंट से, है ना। और वो अपने आप में बड़ी बात है अच्छे हॉस्पिटल्स में। दिल्ली की मैं बात बता रही हूँ, बाकी की स्टेट्स में तो आई थिंक नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में भी मेडिकल क्लेम मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो, बट दिल्ली में तो एकदम सॉर्टेड है चीजें। आप बाकी स्टेट्स में जाते हो, 2-2, 3-3 दिन लगते हैं आपको इलेक्शंस की ड्यूटी करके आने में। दिल्ली में सुबह जाके शाम को काम हो जाता है ना। तो और दिल्ली है तो दिल्ली में ही रहेगी पोस्टिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर स्कूल्स नहीं मिलते, पास में मिल जाते हैं ज़्यादातर। तो ये वाली चीज़ें, बहुत सारे रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ अच्छी है, बस आप मेहनत तो एक बार अच्छे से कर लीजिए। वो 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, जितने की भी तैयारी, 1 साल की तैयारी आपकी, वो फिर आपको आगे हेल्प करेगी। और इस बार से तो बीएड वालों को हटा दिया है, तो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा, है ना। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगी कि बीएड वालों के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऑफकोर्स वो एक डिबेटेबल बात है, बट
और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ये करना ही था तो थोड़ा पहले बता देना चाहिए था, ये 2 4 6 साल जो लोगों के बर्बाद हुए वो नहीं होते। तो इस बात को मोटिवेशन की तरह लीजिए कि लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, शाम को आके बैडमिंटन भी खेलते हैं, मूवीज भी जाते हैं दोस्तों के साथ, कुछ और पढ़ाई करनी है वो भी कर रहे हैं साथ में। तो इट्स बेटर कि खुद से वादा कीजिए और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही। अभी हम कल परसों चाय पे मिले थे सुबह, तो मुझे याद आ गया दिशा के बारे में। और ऐसे कई सारे लर्नर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी बढ़िया से जी रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स हों, चाहे वो और आपका इधर अलग अलग स्टेट्स में, ओडिशा में, कितने सारे तो मैंने इंटरव्यूज डालती नहीं हूँ थोड़ा सा व्यस्तता के कारण। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ज़िंदगी अच्छी होगी। और जितना मिलेगा ये मत देखिए अगेन जो सोशल मीडिया की चमकती धमकती दुनिया है कि ये तो करोड़ों कमा रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा। भाई वो करोड़ों तक फायदा भी पहुंचा रहे हैं। आप जिस दिन फायदा पहुंचाएंगे करोड़ों लोगों तक, लाखों लोगों तक, आप भी करोड़ों कमाएंगे। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग है ये भी बहुत खराब चीज है ना, कि ये लोग तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर रहे, देखो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। देखो सबका नहीं कहती हूँ मैं, कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट, और वो भी गंदे तरीके से एंटरटेनमेंट करके भी कमा रहे हैं, तो वो दुनिया है, सब कुछ फेयर तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। और ये सुविधाएं ऐसा नहीं है, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, ये वाली सुविधाएं पहले से हैं, जब गवर्नमेंट दूसरी थी तब भी थी। जो ये मेडिकल वाली या फिर अगर मैं बात करूं टीचिंग की, बेटर हैं चीज़ें। तो ऑल द बेस्ट। आप लोग भी मुझे ऐसी ही कहानियां सुनाएंगे जीवन में आकर के, जब आप सिलेक्शन लेकर के आएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, और कभी हम सुबह चाय पे मिलें और फिर बात करें कि आगे जीवन में क्या चल रहा है, अच्छा लगेगा मिलके। हाँ, केवीएस में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एकोमोडेशन मिलता है आपको, प्रॉपर सेंट्रल की सैलरी है, और अगर देश भर आप घूमना चाहते हैं तो मजे से घूम सकते हैं अलग अलग जगह, ठीक है ना। यूपी में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूपी का मुझे आइडिया, मेरे मामा जी हैं, मैं बचपन से उनको देख रही हूँ। तो वहाँ एक तो दूर दूर पोस्टिंग मिलती है, इलेक्शन से लेके दुनिया भर के इतने सारे काम होते हैं, पूरी जिम्मेदारी आपके सर पे है, गांव के प्रधान से कोऑर्डिनेट करने से लेके 70 तरह की चीजें, और भी इतने सारे, तो वहाँ है। वहाँ मैं कंपैरेटिवली मुश्किल मानती हूँ दिल्ली की नौकरी से, सैलरी भी उस हिसाब से कम है, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है। तो लेकिन टीचिंग की जॉब की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में इतना इतना सुख देगी आपको, अगर आप सच में दिल से टीचिंग करेंगे, जाकर के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्रीडम मिलती है, चाहे देश भर में कहीं भी हो, तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन जरूर आएगा पढ़ाने में, पैसे कम आ रहे हो ज्यादा आ रहे हो, अगर आप सच में बनना चाहते हैं टीचर तो, ठीक है ना। हाँ, हाँ, देखो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर है, मैं ना भी कमाऊँ तो लाइफ अच्छे से कट जाएगी, बट मुझे टीचिंग में सुकून मिलता है। बिल्कुल हर इंसान को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। आपका काम सिर्फ पैसे थोड़ी देता है आपको, वो सुकून भी तो देगा, वो दुनिया से मिलने के मौके भी तो देगा। अभी मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं मिल पाती अगर सिर्फ एक टीचर होती तो। समझ पा रहे हो, मतलब सिर्फ एक टीचर एज इन गवर्नमेंट स्कूल में, टीचर सिर्फ नहीं होता, बट उस सेंस में बता रही हूँ जिस आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होंगे। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी। चलिए खैर, आ जाए वापस टॉपिक पे। आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बीच बीच में थोड़ा बहुत मोटिवेशन कह लीजिए इसको, या बातचीत कह लीजिए, होती रहनी चाहिए, है ना। सेम मेरी सिस्टर का है, तो या अगर, क्योंकि मेरी फैमिली में तो टीचर्स ही टीचर्स हैं, और सारे दिल्ली में हैं बहुत ज़्यादातर, तो उस केस में सबको बेनिफिट्स हैं। मेडिकल बेनिफिट कम थोड़ी होता है। आजकल आप देखिए क्या रेट्स हैं, आपको मैटरनिटी लीव से लेके सारी चीज़ों का फ़ायदा है। तो उसके बावजूद बस एक एक खुद से एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कि आप जिस दिन नौकरी ले लेंगे आप आलसी नहीं हो जाएंगे, है ना। वो जो सरकार आपको बेनिफिट्स दे रही है, वो जो अच्छी सैलरी दे रही है, अच्छा माहौल दे रही है काम करने का, आप उन बच्चों का सच में भला करेंगे, दिल से टीचर बनेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तानु कुमार, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, एक टीचर अच्छा मिल जाए आपको, आप आपके जीवन की आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। डी प्लस भी पीआरटी दे सकते हैं 30 साल तक, और टीजीटी 32 साल तक, आई थिंक 34 साल तक पीजीटी, और कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन और मिल जाता है, ठीक है जी। चलिए आते हैं फटाफट से, बहुत बातें हमने कर ली, इधर आते हैं वापस। तो फ्लीन इफेक्ट की अगर हम बात करें, एवरी डेकेड वी सी इंक्रीज इन दी एवरेज आईक्यू ऑफ पीपल, के हर साल हम देखते हैं कि मान लीजिए पिछले एक दशक में आईक्यू था 110 एवरेज, या मतलब जितना भी था, अगले 10 सालों में जो जनरेशन आएगी हो सकता है उसका एवरेज आईक्यू 120 हो, यानी एवरेज आईक्यू में इंक्रीमेंट दिखता है हमें। प्राइवेट स्कूल में तो टीचर्स का बहुत बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत अच्छे कम प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां चीजें ठीक हैं, अदरवाइज वहां तो आपको भी पता है कि बहुत बुरा हालत है प्राइवेट स्कूल्स में। तो उससे तो अच्छा है इंसान एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके, ट्यूशन से लेके, है ना, वो फिर एक्सपीरियंस होता जाता है, जब जाके आपको एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिल पाती है धीरे धीरे टाइम दे दे के। शुरुआत में तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। चलिएगा खैर,
समझते हैं कहानी क्या है। और छोटे शहरों में तो अच्छे स्कूल्स हैं नहीं उस लेवल के कि फिर वो बहुत अच्छा पे आउट आपको दे दें, तो वो भी डिपेंड करेगा कि आप कहाँ हैं। दिल्ली में भी चुनिंदा ही स्कूल हैं जो अच्छा पे करते हैं प्राइवेट। देखना एक बार, आ जाएं अब। ये सारी बातें करते रहेंगे तभी तो याद रहेगा भाई। रियलिटी में जिस दिन जाएंगे उस चीज के लिए मोटिवेटेड तो रहें। ये जब बनेंगे टीचर, बिल्कुल बन सकते हो, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो उससे लिए, ठीक है ना। चलिए खैर समझते हैं कहानी। और हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे तो फ्लीन इफेक्ट क्या कहता है, हर 10 साल में स्थिति बेहतर होती जाती है आईक्यू की। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जो ये पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो फिर मैं इस पर बताऊंगी। ये है आपके सामने एक क्वेश्चन, इसको करेंगे सॉल्व फिर आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। बहुत बढ़िया अंपू, ऑल द बेस्ट। हो सकता है बिल्कुल आशीष, बहुत बढ़िया। शिल्पी कह रही हूँ मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ फिर भी 100% देती हूँ अपना, क्योंकि बच्चों के बीच अच्छा लगता है और आपकी नॉलेज बेहतर हो जाएगी। ये आपको फिर आगे एग्जाम्स में भी मदद करेगी। जी दीप्ति, बहुत बढ़िया एहताशम। फटाफट से जवाब दो। इस पे गीत कुछ नहीं कह सकते, वर्ग 2 की वैकेंसी कब निकलेंगी कोई आइडिया नहीं है ना, कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। बोथ ऑफ देम स्कोर इक्वली लवली कह रही हैं, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी सब मिक्स जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कहानी क्या है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स is adopted by a socio-economically rich family and the other by a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ score? यानी आइडेंटिकल ट्विंस है। आइडेंटिकल ट्विंस आप समझते हैं सेम जाइगोट से जन्म लेते हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं, सेम जेंडर होगा, दो जुड़वा बच्चे हैं, है ना, दो जुड़वा बच्चे हैं, बिल्कुल सेम दिखने चाहिए थे बट हमने चेंज कर दिया उनको, ठीक है जी। हल्का फुल्का अंतर तो देखो हो ही जाता है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं, इनमें से एक को अडॉप्ट कर लिया एक समृद्ध परिवार ने, है ना, और एक पुअर फैमिली के पास चला गया बच्चा, और एक है रिच फैमिली के पास, रिच फैमिली के पास, है ना। एक अमीर परिवार में रह रहा है और एक गरीब परिवार में, दोनों जुड़वा बच्चे थे, है ना। एक को अडॉप्ट कर लिया एक गरीब परिवार ने, और आफ्टर 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ scores? लगभग 1 साल के बाद उनके IQ स्कोर के बारे में क्या पता लगेगा, बताइए। धनराज कह रहे हैं मैं वादा करता हूं आपसे एक दिन टीचर बनके आपसे मिलने जरूर आऊंगा। मैं चाहती हूँ ये सारे वादे आप खुद से भी करें, ये जरूरी है, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। खुद से प्रोमिस करिए, मुझसे करिए बेशक, अकाउंटेबिलिटी आती है एक, और उस चीज को पूरा करके दिखाइए। और जो लगे रहते हैं ऐसा नहीं है नहीं होता है, देखिएगा। बहुत बढ़िया आलोक, देखो हाँ, डी बी ए सब मिक्स आंसर दे रहे हैं। द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली। यानी अमीर सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का गरीब परिवार के लड़के से अधिक स्कोर करेगा। यानी जो रिच फैमिली वाला बच्चा है वो ज्यादा स्कोर करेगा। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, यानी दोनों ही जो हैं वो सेम स्कोर करेंगे। या फिर द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली। यानी गरीब परिवार वाला लड़का जो है वो अमीर सामाजिक आर्थिक परिवार लड़के से ज्यादा स्कोर करेगा, या सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर। बताइएगा एक बार। जीन सेम है मैम, रिजल्ट सेम होगा। समझिए अब यहाँ पे आंसर यही है कि बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, यानी दोनों जो हैं समान स्कोर करेंगे। यानी 120 अगर गरीब परिवार वाले का IQ है तो 120 ही अमीर वाले का भी होगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसका रीजन लेकिन ये नहीं है कि जो IQ है वो सोशियो इकोनॉमिक लेवल जो है IQ को अफेक्ट नहीं करता, ये बात कहना गलत होगा। जो रीसेंट रिसर्चेस हैं, हालांकि हमने बात की है कि बहुत बड़ा अंतर नहीं आता IQ पे, आपके आप बहुत ज्यादा घटा बढ़ा नहीं सकते IQ को, लेकिन एक चीज को हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जो रीसेंट रिसर्चेस हैं, जो रिसर्च है रीसेंट की रिसर्चेस ये कहती हैं, ये मानती हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है आपकी, वो आपके आईक्यू पे प्रभाव डालती है, क्योंकि आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, आपको ट्यूशन अच्छा मिलेगा, है ना, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, है ना। तो या फिर इसका मतलब ये भी ऐसे भी देख सकते हो, ऐसा नहीं जन्म के बाद ही इस चीज का फर्क पड़े, कि जहां पे ये सारी चीजें पहले से हैं तो वहां बेटर आईक्यू होगा बच्चे का अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक दिन में थोड़ी चेंज कर देगा, एक साल में थोड़ी रिजल्ट बदल जाएगा, 10 साल लगते हैं, तब जाके नेक्स्ट जनरेशन में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एवरेज आईक्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी हमने फ्लीन इफेक्ट किया था, तो एक साल में तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो एक साल में कुछ अंतर नहीं आएगा, दोनों इक्वली ही क्या करेंगे, स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए खैर, समझते हैं, एक क्वेश्चन और है, समझ लेते हैं इसको। अगर हम बात करें, हाँ, ट्विंस बच्चों का स्कोर लगभग सेम ही रहता है, ट्विंस ना होता तब भी एक साल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाता, और वो तो अंतर फिर पहले से होता ही जितना होता। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू टेंड्स टू, यानी आपने बच्चों को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया, इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू, आईक्यू के बेस पे, टेंड्स टू डैश देयर सेल्फ एस्टीम एंड डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस, अपनी बुद्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में छात्रों का वर्गीकरण, यानी आईक्यू के स्कोर पे आपने बांट दिया, ये 110 वाले इस क्लास में रहेंगे, 120 वाले इस क्लास में रहेंगे, 90 वाले इस सेक्शन में रहेंगे, आईक्यू के स्कोर के बेसिस पे आपने अलग अलग वर्गों में बांट दिया बच्चों को। इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज देयर सेल्फ एस्टीम और डिक्रीज एंड डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे, रिसोर्स ज्यादा होने से बुद्धि बेटर नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ये हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा कि फर्क पड़ता है बुद्धि के स्तर पे भी, क्योंकि आपको बेटर, मतलब आपकी जो संभावना है वो बेहतर निकल करके आएगी, और एक साल में नहीं 10 साल में तो होगा ही ऐसा, ठीक है। और जो 2 4 5 पॉइंट का भी अंतर आ सकता है वो भी आ जाएगा ना, दूसरे वाले की में उतना भी जरूरी नहीं है कि आ पाए, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, ठीक है ना, ये प्रॉपर रिसर्च है प्रदीप। हाँ, 10 साल होता तो अलग हो जाता आंसर, 10 साल में फिर सेम नहीं स्कोर कर पाते। हाँ, इंटेलिजेंस पे चर्चा कर रहे हैं हम, मनीषा प्रीवियस कवर कर लेना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे पापा भी कह रहे हैं, धन्यवाद दीपा, और अंकल को भी बताइए एक बार फटाफट से। अच्छा सजोन, कुछ करते हैं उस पर, करते हैं प्रबंध, बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, ABCD, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन 1, सीटेट क्लियर करने के बाद तैयारी करिए जम के, देश भर में जहां नौकरी मिल जाए टीचर की, पहले वो ले लीजिए सरकारी, फिर अपने स्टेट में आ जाना या जो मन कर रहा हो उसके लिए, क्योंकि पहले नौकरी लेना जरूरी है, ज्यादा सिलेबस में अंतर होता नहीं है। देखिएगा, समझते हैं कहानी क्या है। इंक्रीज होगा सेल्फ एस्टीम या डिक्रीज होगा, देखो दोनों ही डिक्रीज होगा, दोनों ही डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि आप बच्चे को आईक्यू के आधार पे बांट दें। सेल्फ एस्टीम होता है उसका खुद में विश्वास कि वो अच्छा कर सकता है। अब जब आपने या तो ज्यादा आईक्यू वालों को एक साथ रख दिया तो उनमें भी तो एक वो रहेगा ना कि हमने पता नहीं कितना आता है और बाकी बच्चे भी उतने ही इंटेलिजेंट है, तो जरूरी नहीं है उस कंपटीशन की भावना से उनका फायदा हो, उतना ज्यादा कंपटीशन ठीक नहीं है, ठीक। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज होगी उनकी सेल्फ एस्टीम, दूसरे बच्चों को लगेगा यार हम तो बहुत कम हैं, तभी हमें डी सेक्शन में डाला है, और जब सेल्फ एस्टीम, खुद में विश्वास कम होगा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, चाहे आईक्यू क्यों ना ज्यादा हो, क्योंकि आपस में जब इतना कंपटीशन हो गया तो जो ज्यादा ला सकता था नंबर वो भी हो सकता है कि ना ला पाए, तो दोनों ही चीजों में कमी होगी, इसलिए आईक्यू के आधार पर बांटना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। 2 थियोरीज हैं छोटी छोटी जो हमें समझ लेनी चाहिए, सिंगल फैक्टर और 2 फैक्टर थियोरी, ठीक है, सिंगल फैक्टर और 2 फैक्टर थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। देखते हैं कहानी क्या है। सिंगल फैक्टर या 1 फैक्टर, यूनिफैक्टर भी कह देते हैं इसको, यूनिफैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, यूनी यानी सिंगल, यूनिफैक्टर, एक, यूनी का मतलब 1 हो जाता है, यूनिसेक्स कपड़े आते हैं आजकल, मतलब क्या है कि एक ही है दोनों सेक्स के लिए या सभी सेक्स के लिए, है ना, अदर जेंडर हो एंड ऑल। तो यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस यानी एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व
सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, ये क्या है? एल्फ्रेड बिने, जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया था, उन्होंने ही इस थियरी को दिया। एल्फ्रेड बिने, कल हमने बात की थी ना बिने के बारे में। अल्फ्रेड बिने कह देते हैं हम, अल्फ्रेड बिने। क्या कह रहे हैं अल्फ्रेड बिने? एल्फ्रेड बिने कह रहे हैं कि बुद्धि एक फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है, वन फैक्टर है, और ये लॉजिकल एबिलिटी जैसा दिखता है, यानी आपके अंदर एक तार्किक क्षमता होगी तो आप बुद्धिमान हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। और ये सिंगल फैक्टर जो है, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप ज्योग्राफी में भी अच्छे होंगे, अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे हैं तो साइंस में भी अच्छे होंगे, अगर आप साइकिल चलाने में अच्छे हैं तो आप बाजा बजाने में भी अच्छे होंगे। ये ऐसी सी बात थी। आज के समय में सुन के आपको लग रहा होगा क्या बेवकूफी है, ऐसे थोड़ी होता है। जो म्यूजिक में अच्छा है मैथ्स में अच्छा होगा जरूरी थोड़ी है ना। यही बाद में लोगों ने आके कहा इनको क्रिटिसाइज करते हुए। आज के समय में ये थियरी काम नहीं करती, लेकिन उस समय में करती थी कि भाई जरूरी नहीं है जो व्यक्ति म्यूजिक में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, अगर विराट कोहली स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक्स में भी उतने ही अच्छा कर पाते, बिल्कुल गिफ्टेड लेवल पे। मैं ये नहीं कह रही हूं बुरे होंगे, या हम सचिन तेंदुलकर की कहानी सुनते हैं, या मैं ये नहीं कह सकती कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्रिकेट में भी उतने अच्छे होंगे जितने वो साइंस में थे, क्योंकि बुद्धि कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि तो एक फैक्टर होता है भाई। तो इनकी थियरी के अनुसार क्या है, बुद्धि एक फैक्टर है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, साइंस में भी होंगे, साइंस में अच्छे हैं, आप सब में अच्छे ही होंगे, बुरे हैं तो सब में बुरे होंगे। यानी या तो बुद्धि आप में है या तो नहीं है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया गीत, यही मोटिवेशन हमें चाहिए, यही मोटिवेशन हमें चाहिए। और आप नौकरी लेके एक दिन आइएगा। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत लोग हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना। कोई कह रहा है विराट कोहली के 5 नंबर थे क्लास 9th में, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या वो, उनको हम बिना बुद्धि का मान ले? नहीं मान सकते ना। कि क्या वो किसी भी चीज में अच्छे नहीं? तो बुद्धिमान सिर्फ वो होगा जो हर चीज में अच्छा हो या किसी चीज में अच्छा ना हो। मतलब ये तो बात ही नहीं बनती ना कि आप अच्छे होंगे तो हर चीज में होंगे, नहीं तो किसी में नहीं होंगे। सेम लेवल पे अच्छे आप हर चीज में नहीं हो सकते। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस थियरी को बाद में आकर के, यूनिफैक्टर या सिंगल फैक्टर थियरी को, कि मेंटल एबिलिटी एक ही होती है, एक ही फैक्टर होता है। अगर या तो आप अच्छे होंगे, या लॉजिकल एबिलिटी या तो आप में तार्किक क्षमता है या तो नहीं है। और इसको लेकर के आज के समय में क्या आते हैं, आज के समय में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, अगर किसी एग्जाम में आता है तो, कि कौन ये मानेगा कि अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो वो इकोनॉमिक्स में भी अच्छा होगा? कौन इस बात को किसने इस बात को नकारा? तो इस बात को नकारा इनके जस्ट बाद 2 फैक्टर थियरी देने वाले व्यक्ति चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्रिटिसाइज किया इस बात को, और बाकी बहुत लोगों ने किया। आज के समय में ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अपडेटेड नए नए लोग आते जाते हैं, और पुराने कई बार जो चीजें होती हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं, तो उस चक्कर में उनको बदलने की जरूरत होती है। ठीक है ना गीत। तो ये लॉजिकल एबिलिटी, बुद्धि एक ही क्षमता है जो हर एक फील्ड में काम करेगी, या तो नहीं है आप में या तो है। तो इनके बाद 2 फैक्टर थियरी आई, 1905 या 7 की बात है आई थिंक, और उसके बाद की बात है। और इन्होंने कहा कि ईयर मतलब मैटर नहीं करता, इसमें ईयर पूछता नहीं है जनरली। अगर हम कहें, सेम यही बोला मैथ्स वाले सर ने, कि अगर तुम एक सब्जेक्ट में अच्छे हो तो सब में अच्छे होगे। वो डिपेंड करता है अलका, वो अलग अलग तरह की, एडिसन भी कमजोर थे पढ़ाई में, एग्जैक्टली अलग अलग तरह का व्यू पॉइंट होता है। ये इसको ऐसे देख सकते हो आप, ये एक फिलोसॉफिकल सी बात हो जाती है कई बार, कि यू डू, ये कोट भी है, यू डू एवरीथिंग एज यू डू वन थिंग। मतलब जैसे आप किसी एक काम को करते हैं वैसे ही फिर आप सारे काम करते हैं। जो व्यक्ति होगा ना, जो परफेक्शनिस्ट होगा, जो चाहता होगा, अगर आप, ये मेरे साथ भी दिक्कत रहती है थोड़ी, कि अगर मुझे कोई काम ढंग से करना पसंद है तो मैं ढंग से ही करूंगी। अगर मैं कपड़ा भी मारूंगी गाड़ी पे तो फिर मैं ढंग से मारूंगी। अगर मैं पढ़ाऊंगी तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। कुछ भी करूंगी, अगर मैं, मेरे को कुकिंग करनी है तो 4 दिन दो मेरे को, मैं बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगी। तो वो वैसे वाली बात है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप हो सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, ऐसा नहीं है। कई बार तो हम अपने आलस की वजह से नहीं होते, ये तो इन्होंने सिद्धांत दे दिया। कई बार तो हम इतने आलसी, हमें लगता है जितने से काम चल जाए उतना कर लेते हैं बस।
ठीक है ना। तो वो बात उनकी अपनी जगह सही हो सकती है। टू फैक्टर थियरी, देखिए इवेंचुअली टीचर्स को फायदा चाहिए आपका, और उदय सर के बारे में तो ये बात मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि वो बिल्कुल, उन्हें बहुत खुशी होती है, मतलब मैं पर्सनली देखती हूँ वो चाहते हैं ये चीज कि हम बैच में अच्छे से अच्छा काम कराएं और लोग अच्छा करें। मैथ्स में दिक्कत है तो वो सॉल्व हो, मतलब उदय सर की इंटेंशन पे कोई शक नहीं है। मैं कई सालों से उनके साथ काम कर रही हूँ, 2020 से वो आए थे हमारे पास 2020 में, तो इट्स बीन मोर देन 4 years, जनवरी की बात है आई थिंक। तो वो अगर उन्होंने कहा है कई बार, टीचर्स सबका एक अलग नजरिया है ना यार, मेरा सब्जेक्ट अलग है, मैं अलग तरह से बात करूंगी, किसी और का सब्जेक्ट अलग है तो कुछ किसी और तरह से बात करेगा, है ना। खैर, हाँ, अगर आप चाहें तो कुछ चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं, बशर्ते आपको टीचर अच्छा मिल जाए, आपकी इंटेंशन भी हो, ठीक है ना। बिल्कुल, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर को इंग्लिश नहीं आती सिखा के रहे हैं, लेकिन लोग सीख ले रहे हैं ना, इंडिया में तो सीख जाते हैं सारे, नहीं सब नहीं सीख रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा कितनी है, तो वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी चल रही है यहाँ पे। नेचुरली आप नहीं कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है। देखिएगा, अगर हम देखें टू फैक्टर थियरी की बात करें तो चार्ल्स स्पीयरमैन नाम के व्यक्ति ने क्रिटिसाइज किया किसको, इनको एल्फ्रेड बिने को, जिन्होंने ये थियरी दी थी, है ना। चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थियरी लेकर के आते हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन इनके बाद, और इनको क्रिटिसाइज करते हैं भारी तरीके से, जैसे अभी अभी आपने उदय सर को किया। टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है भाई, टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली दिनेश, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। कोई कह रहा है जल्दी जल्दी पढ़ाओ मैम, अरे बातचीत कर लिया करो, मेरे को पता है आज कितना टॉपिक मुझे कराना है, तो मुझे पता है कि आज मुझे ये दोनों थियरीज करानी है और नेक्स्ट सेशन में हम जाकर के मल्टीपल इंटेलिजेंस शुरू करेंगे, तो मैं उसी पेस पे चलूंगी। जिस दिन मेरे पास समय नहीं होगा मैं नहीं आपसे एक्स्ट्रा बातें करूंगी, तो वो आपका टॉपिक वाइज और कई बार डिस्कशन भी हो जाता है बीच बीच में, तो इतनी जल्दी मत रहा करो। रील तो देखते हो दिन दिन भर, और टीचर जरा सी बात कर दे आपको लगता है समय खराब हो गया। बिल्कुल साधना, चलिए आते हैं बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। फैक्टर एनालिसिस करके इन्होंने ये थियरी बनाई, फैक्टर्स को एनालाइज किया बहुत सारे और दो तत्व को लेकर के आए, द्वितत्व सिद्धांत। वो क्या था, एक तत्व सिद्धांत था, इससे पहले वाला जो था वो एक तत्व सिद्धांत था। बात ठीक है नहीं। तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत यानी टू फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस में, वो कौन से हैं टू फैक्टर्स, एक है जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि, और दूसरा है आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक। जनरल इंटेलिजेंस मतलब सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो ये दो तत्व दिए इन्होंने बुद्धि के, और कहा कि बुद्धि इन दोनों को जोड़ के बनती है, जनरल प्लस स्पेसिफिक को मिलाकर के आपकी इंटेलिजेंस बनेगी। यूनिफैक्टर थियरी एल्फ्रेड बिने ने दी है। हाँ एग्जैक्टली, मैं खुद नहीं टाइम खराब करती हूँ, जब मैं बातें करती हूँ तो इसका मतलब वो बातें मददगार हैं थोड़ी बहुत। सही सही कह रहे हो आप क्लियर है बात, एग्जैक्टली सुदेश। चलिए खैर देखते हैं कहानी क्या है। जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि, और इन्होंने कहा एक फैक्टर नहीं भाई, दो फैक्टर हैं। अब वो कौन से दो फैक्टर हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जी और एस फैक्टर को मिला करके इंटेलिजेंस बनती है। क्या है ये, देखते हैं कहानी, समझते हैं। इन्होंने कहा एक फैक्टर तो ऐसा है जो इनबॉर्न है आप में, जो जनरल फैक्टर है, चार्ल्स स्पीयरमैन की माने अगर, तो जनरल फैक्टर आपका स्पीयरमैन अमेरिकी थे ये भी, चार्ल्स स्पीयरमैन की अगर हम माने तो वो कह रहे हैं जो जी फैक्टर है, जो जनरल फैक्टर है, वो आपका हेरिडेटरी होता है, यानी आनुवांशिकता से ज्यादा प्रभावित होता है ना।
आपके जेनेटिक्स से ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आपका जी फैक्टर अच्छा होगा तो आपका एस फैक्टर, जिसको सीखा जा सकता है ट्रेनिंग के माध्यम से, वो भी बेहतर हो जाएगा, है ना। इस पे ट्रेनिंग वगैरह का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जितना बेहतर आपका जी फैक्टर होगा। जी फैक्टर क्या है? जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि तत्व है आप में एक। यानी अगर आपको हेरिडिटी से कुछ क्षमता मिली है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली ही है ना। और अगर हम बात करें आपकी बुद्धि को एक स्तर मिला है आपकी बुद्धि का, ठीक, तो अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा, अब आप देखेंगे विराट कोहली क्रिकेट में बेहतरीन करते हैं, लेकिन उनको फुटबॉल खेलते हुए भी देखेंगे तो फुटबॉल भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन क्या है? क्रिकेट है। तो एक जनरल फैक्टर है कि स्पोर्ट्स एबिलिटी उनमें ज्यादा है, और उसकी वजह से जब उनको ट्रेनिंग मिली किसी एक गेम में, स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने अच्छा किया। तो स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेशल फैक्टर क्या बन गया उनके लिए? क्रिकेट बन गया। वहीं अगर हम देखें तो स्पोर्ट तो वो कोई भी खेल लेंगे, और नॉर्मल आदमी से तो अच्छा ही खेल लेंगे। इसका मतलब कि उनकी जनरल एबिलिटी अच्छी है, कि अगर कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो हम देखते हैं कि यार नंबर मिला जुला के सब में अच्छे ही ले आता है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक जनरल एबिलिटी है जो हेरिडेटरी है, जो आपको मिली है, और एक है स्पेसिफिक एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी भी कह देते हैं कई लोग, विशिष्ट बुद्धि, जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो उसको इंप्रूव किया जा सकता है, बशर्ते आपकी जनरल इंटेलिजेंस, जो जनरल तत्व है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें, स्पेसिफिक चीजें अच्छी कर सकते हैं। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एफर्ट, ये सब स्पेसिफिक फैक्टर पे काउंट होता है, जनरल फैक्टर पे प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का। जितनी अच्छी जनरल एबिलिटी होगी उतना बेहतर आप बाकी फील्ड्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, यहां विराट कोहली फुटबॉल खेल रहे हैं और साइना नेहवाल क्या खेल रही हैं? बैडमिंटन खेल रही हैं। कौन सा फैक्टर जो है वो जी फैक्टर है और कौन सा एस फैक्टर है? बताइए, कौन सा फैक्टर जी फैक्टर है और कौन सा एस फैक्टर है? बताइए। जो चार्ल्स स्पीयरमैन के 2 फैक्टर हैं उनमें से कौन सा फैक्टर कौन सा है, ये बताना है आपको। क्लास का टाइम आपका 5 बजे हो जाएगा मंडे से, शाम को 5 बजे आपकी ये वाली क्लास चला करेगी मंडे से। ये आज लास्ट क्लास है, देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलें आगे बढ़ें। विराट कोहली वाला एस फैक्टर है, जी फैक्टर है। बहुत बढ़िया दिनेश, हाँ, सेकंड वाला जी फैक्टर है, ठीक है। साइना नेहवाल एस फैक्टर, बिल्कुल ठीक है। चलिए समझते हैं कहानी है क्या, फटाफट से देख लेते हैं कि कहानी क्या है। अगर मैं कहूं, वो नहीं कहूंगी जो आप समझ रहे हैं, गाने के बोल हैं ये। विराट कोहली में एक जनरल एबिलिटी है स्पोर्ट्स की, उसकी वजह से वो क्या खेल पा रहे हैं? क्या खेल पा रहे हैं? वो फुटबॉल खेल पा रहे हैं। कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं। साइना नेहवाल में भी क्या है? एक जनरल एबिलिटी है, वो भी स्पोर्ट्स खेल सकती है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी जो है वो बैडमिंटन में है। यानी वो स्पेसिफिक एबिलिटी का प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ विशिष्ट बुद्धि का प्रदर्शन कर रही हैं जब वो बैडमिंटन खेल रही हैं, जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है। जब मैं सीडीपी डिस्कस कर रही हूं तो मैं स्पेसिफिक एबिलिटी की बात कर रही हूं, लेकिन जब मैं कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी कर रही हूं तो वो जनरल एबिलिटी हो सकती है। उसी तरह से विराट कोहली अगर क्रिकेट खेलें तो वो एस फैक्टर को प्रदर्शित कर रहे हैं, और अगर वो कोई और स्पोर्ट खेल रहे हैं तो जनरल फैक्टर में आपको इतनी क्षमताएं होती है कि आप कोई भी काम कर सकता है। जैसे गाना कोई भी गा सकता है, लेकिन लता मंगेशकर जी जब गाना गा रही हैं तो वो स्पेसिफिक एबिलिटी है उनकी, वो विशिष्ट क्षमता है, वो उनका स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने क्या कहते हैं, उनके अंदर एक आंतरिक क्षमता भी थी उस फील्ड में अच्छा करने की। दूसरा, उन्होंने प्रैक्टिस और एफर्ट करके उसको और अच्छा किया है, रियाज कर करके। जैसे विराट कोहली ने भी तो प्रैक्टिस की ही है ना स्पेसिफिक एबिलिटी पे, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी ना विराट कोहली बन जाते। तो लेकिन जनरल फैक्टर ज्यादा चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो एस फैक्टर, अगर हम बात करें ए आर रहमान की या हम बात करें लता मंगेशकर जी की, तो वहां पे सिंगिंग जो है उनका स्पेसिफिक फैक्टर है। मैं और आप गाएंगे तो हम बाथरूम सिंगर्स लगेंगे, सुर कहीं का कहीं चला जाएगा, कान से खून भी आ सकता है किसी के। तो अगर मेरा गाना सुन लिया या आपने अपना गाना सुन लिया तो, है ना, बस बाथरूम में ही लगता है वो कि बड़ी अच्छी आवाज आ रही है गूंज गूंज के, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है कि जो जनरल फैक्टर यानी सामान्य एबिलिटी
जो हम सब में होती है, और इस जनरल एबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में भी अच्छा कर पाएंगे, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, माहौल दिया जाए तो। ये कहती है जनरल एबिलिटी। इसका मतलब सिंपल है कि एक जनरल एबिलिटी है और स्पेसिफिक फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं, कि आप में स्पेशल इंटेलिजेंस हो, मैकेनिकल हो, वर्बल हो, मैथ्स में आप न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो अच्छे हो सकते हैं। तो जनरल एबिलिटी है सामान्य तत्व और स्पेसिफिक एबिलिटी है विशिष्ट तत्व, दोनों को मिलाकर के बुद्धि बनती है। यानी जो इंटेलिजेंस है वो, इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, यानी बुद्धि की अगर हम बात करें, बुद्धि की अगर हम बात करें, बुद्धि की अगर हम बात करें तो G प्लस S को मिलाकर के बुद्धि जो है बनेगी। ठीक है जी। अगर साइना नेहवाल यहाँ फुटबॉल खेल रही होती तो हम कहते हैं जनरल फैक्टर का प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है अंजलि, क्या पूछ रहे हो बताओ। हाँ तृप्ति, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, मम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं। धन्यवाद सुरुचि, दोनों साथ में आइएगा जॉब लेके। हाँ, कोई कह रहा है आपकी वॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, बट आप सोचो ना, आप कंपेयर तो नहीं कर सकते ना लता मंगेशकर जी और मेरी आवाज, है ना। वो वैसे वाली फील आएगी कि मैं फटा बांस, वो इतनी सुरीली आवाज में गा रही हैं। ये वैसा सही है, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हो सकते हैं। जैसे ये वैसा सही है जैसे रानी मुखर्जी की आवाज और लता मंगेशकर जी की, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत और खराब, बट वी नो ना कि कौन किस में स्पेशल एबिलिटी रखता है। ठीक है, साउंड नहीं आ रही, कोई कह रहा है आप कितना एंटरटेनमेंट स्टाइल में पढ़ाते हो। धन्यवाद। हाँ, साइना नेहवाल भी फुटबॉल खेल सकती हैं, तो वो जनरल एबिलिटी हो जाएगी उनकी। अरिजीत सिंह की स्पेसिफिक एबिलिटी सिंगिंग हो गया। अरिजीत सिंह कल को कुछ और बजाने लग जाएं, तबला वबला, तो हो सकता है वो भी बजा पाए, तो वो जनरल एबिलिटी हो गई उनकी। ठीक है, 5 बजे ज्योग्राफी की क्लास चेंज हो जाएगी आपकी, शायद वो बाद में होगी। मंडे से आपकी CDP होगी जहां तक है 5 बजे, क्योंकि मुझे यूट्यूब की क्लास 7 PM पे लेके आनी है, और ताकि मैं थोड़ा टाइमली फ्री हो सकूं। और कई लोगों को सुबह स्कूल जाना होता है, जो लोग प्राइवेट में जॉब वॉब करते हैं, उनके लिए भी रात को बहुत लेट हो जाता है जब वो क्लास देखते हैं रात वाली। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई दिक्कत कुछ भी है पूछने को? हाँ, जब मैं CDP पढ़ाऊं तो स्पेसिफिक, जब हिंदी पैसेज पढ़ाओ तो जनरल कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है बात। हाँ, डांस भी कर सकते हैं अरिजीत सिंह, लेकिन सिंगिंग उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है, डांस करना जनरल एबिलिटी हो जाएगी। भाई वो काम कोई भी कर सकता है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उस चीज को लेके, उसके अंदर वो स्पेसिफिक एबिलिटी है, वो विशिष्ट तत्व है। जनरली तो कोई भी कुछ भी कर ही लेगा ना, लिख तो कोई भी सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो कैलीग्राफर है, जो इतना सुंदर लिखता है मोतियों की तरह। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनती हूँ तो डर जाती हूँ। मंतशा, इतना भी सच नहीं बोलना था। 4 ईयर से आपको फॉलो कर रही हूँ, सुधा कह रही हूँ, धन्यवाद। ठीक है राहुल, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नींद भाग जाती है आवाज सुन के आपकी, चलिए धन्यवाद। हाँ 5 PM जहां तक कंफर्म ही है, मैंने टीम को बोल दिया है आज। हाँ, नोट्स देंगे, बिल्कुल देंगे, होपफुली मंडे को दे देंगे। चलिए आगे बढ़े। कोई कह रहा है क्या मैम, क्या बात है मैम, इतना घूमने का मूड कैसे हो रहा है, खुशखबरी है क्या? नहीं अभी कुछ नहीं है, होगी तो बताएंगे। अभी तो सोच रही हूँ एक्सरसाइज करने जिम चली जाऊँ यार, क्लास के बाद थोड़ा जल्दी क्लास खत्म हो जाए, तो 11 बजे तक जिम बंद हो जाता है, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। 11 बजे तक मेरी क्लास खत्म होती है, उससे पहले मैं, पता ही है आपको मेरा रूटीन माशाल्लाह है एकदम, मैं रात को जगी होती हूँ, मैं दिन में उठती लेट हूँ। चलें आगे बढ़े, वो टाइम टेबल में अपडेट हो जाएगा, टाइम को लेके आप टेंशन ना लो। हाँ फिर एग्जाम डेट तक ही होगी जहां तक है। चलें आगे बढ़े, नोट्स मिल जाएंगे मंडे। चलिए, तो ये 2 थियरीज हमने आज पढ़ी, और इतना ही हमारे लिए जरूरी था, बाकी तो इधर उधर की बातें हैं लेकिन काम आएंगी आपके। ठीक, एक थियरी और है, ट्रायआर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस बोल देते हैं, आजकल पेपर में नहीं पूछी जाती, पूछी तो ये दोनों भी नहीं जाती, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन सबको क्रिटिसाइज किया है, जो थियरी हम मंडे पढ़ेंगे, गार्डनर की थियरी है ना, ट्रायआर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग है, ये स्टर्न नहीं है जिन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था, उनसे अलग है, ये तो 2008-10 की थियरी है, बहुत रिसेंट थियरी है। स्टर्नबर्ग की त्रिबुद्धि सिद्धांत कह देते हैं, ट्रायआर्किक त्रिबुद्धि सिद्धांत, बस जान लो, क्योंकि एक आध बार आया हुआ है क्वेश्चन, अदरवाइज आता नहीं है अब। ठीक, इसको मैं PCA से याद कराती थी बहुत सालों पहले से। PCA, PCA बोले तो
प्रैक्टिकल, 3 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है स्टर्नबर्ग ने। ट्रायआर्किक मतलब ट्रायो बोलते हैं ना हम, एंड ट्राई मतलब बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो ट्रायआर्किक थियरी जो है स्टर्नबर्ग की, इसमें है 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो ट्रायआर्किक थियरी है। ट्रायआर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के 3 तत्व सिद्धांत। पीसीए, पी फॉर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो एक प्रकार है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सी फॉर क्रिएटिव इंटेलिजेंस और ए फॉर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस हिंदी में क्या कहेंगे, फटाफट फटाफट बताते जाओ। प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक बुद्धि। इस प्रायोगिक को कई लोग एक्सपेरिमेंटल बोल देते हैं, है ना, बट इसको एक्सपेरिमेंटल लिख सकते हो, एक्सपीरियंशियल मत लिख देना। कॉन्टेक्सचुअल भी बोल देते हैं इसका दूसरा नाम, यानी वो लोग जो होते नहीं है जुगाड़ू लोग, कुछ भी फटाफट से स्ट्रीट स्मार्ट जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर देते हैं। हो सकता है वो घर में बाथरूम भी ठीक कर दें, कुछ टंकी खराब हो जाए कोई, हो सकता है वो कुछ ना कुछ कर दें, मेरे जैसे होते हैं थोड़े से। क्रिएटिव क्या है, रचनात्मक, जो कुछ नया सोचें, अपने अनुभव के आधार पर कुछ डिफरेंट क्रिएट करें, कुछ नया बनाएं, ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी हो सकता है। इसको हम एक्सपीरियंशियल कहते हैं, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पे बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। कई बार एक्सपेरिमेंटल दे देता है पेपर में। एनालिटिकल होता है आपका, एनालिटिकल को क्या कहेंगे फटाफट से बताओ, सबको मिलेंगे भाई नोट्स। थैंक यू मैम टाइम चेंज करने के लिए। कई लोग दुखी हैं, कई लोग खुश हैं। बहुत बढ़िया चिंकी, ऐसा नहीं है शिवम। चलिए फटाफट से बताओ अब, एनालिटिकल को हिंदी में क्या कहेंगे, किसी को पता है कि नहीं है? नहीं पता हो तो गूगल से पूछो फिर। हर किसी में कुछ ना कुछ तो विशिष्ट बुद्धि होती है, इसका मतलब ये है, बट बशर्ते आपको वो मौका तो मिला हो, बशर्ते, हाँ विश्लेषणात्मक प्रतिमा सही कह रहे हो, बशर्ते आपने वो ट्रेनिंग मिली हो, आपको उस तरह का माहौल मिला हो, है ना। तो हम क्या कहेंगे इसको, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि, विश्लेषण करने की क्षमता, यानी पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे होंगे, है ना। विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसको कॉम्पोनेंशियल कह देते हैं अंग्रेजी में। कॉम्पोनेंशियल यानी कॉम्पोनेंट्स को जोड़ के समझने की क्षमता है, तो ये स्टडीज में अच्छा होगा व्यक्ति। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाला जुगाड़ू होगा, थोड़ा इंजीनियर भी बन सकता है ना, मैकेनिक भी बन सकता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाला पेंटर से लेके म्यूजिशियन से लेके कुछ भी बन सकता है। कॉम्पोनेंशियल वाला एकेडमिक्स में अच्छा होगा, है ना, एकेडमिक्स में अच्छा होगा, यानी पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा। तो ये 3 प्रकार हैं, सिंपल सी बात है, और इसमें इतना ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स को जोड़ करके बनाई जाती है एनालिटिकल, जिसमें आपकी इवेल्युएट करने की, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता। क्रिएटिव वाले को वो नई चीज़ें जोड़ के कुछ नया बनाएगा, उसके अंदर इंसाइट्स आएंगे, यानी कुछ आइडियाज़ आएंगे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो एवरीडे टास्क होते हैं वो बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं ये। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं, नोट्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है अगर आप क्लास अच्छे से ले रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखें। Which of the following supports the rule of environment, can be used as alternative to assess intelligence except, यानी बुद्धिमत्ता को जांचने का कौन सा एक तरीका हो सकता है किसी एक को छोड़ के, फटाफट से बताना। कोई कह रहा है 2 बजे का टाइम कर दो, 2 बजे का तो नहीं कर पाएंगे, फटाफट से बताना। बीएड के एग्जाम है, कोई बात नहीं, उसके बाद कर लेना, 5 बजे क्लास होती है। Got it, I understand। देखना एक बार। तो दी फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स टू असेस इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, किस चीज को छोड़ के बुद्धि का मापन संभव है बाकी सबके द्वारा। टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, कितना टाइम लिया बच्चे ने क्वेश्चन का रिप्लाई देने में। एबिलिटी टू अडेप्ट, हाँ अडेप्ट करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अट्रैक्ट टीचर्स अटेंशन, नहीं भाई। पिजेशियन टास्क, यानी कि प्याजे ने कुछ टास्क दिए थे बुद्धि के परखने के लिए,
तो कुछ टास्क थे कि कौन सा बच्चा मान लीजिए वो माउंटेन वाला ही टास्क है एक तरह से, उनको अलग अलग चीज़ों का पता लग रहा था कि दो जो कंजर्वेशन वाला टास्क है तो पता लग रहा है बुद्धि किस लेवल पे विकसित हुई है। तो फिजिशियन टास्क भी इंटेलिजेंस को मापते हैं, है ना। और कितनी देर में कोई चीज़ सॉल्व की जा रही है वो भी बुद्धि का परीक्षण का एक तरीका है कि कोई बच्चा ज़्यादा जल्दी कर लेता है। लेकिन एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अट्रैक्ट टीचर्स अटेंशन, कुछ बच्चे होते हैं ना बस उनको अट्रैक्शन चाहिए, टीचर का ध्यान खींचना है, अटेंशन चाहिए टीचर की, तो वो इंटेलिजेंस का मापक नहीं है। दिल्ली में आज बहुत ही आंधी तूफान आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई, इतना ही आपको जानना है। अगली क्लास में हम मल्टीपल इंटेलिजेंस करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी आप मंडे, वैसे हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 PM से हम मिलेंगे मंडे को, और इतने आप ये रिवाइज कीजिएगा। हमने जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो स्पीयरमैन का है, यूनिफैक्टर यानी एक ही तत्व होता है बुद्धि, या तो आप में है या तो नहीं है, एक चीज में अच्छे होंगे यानी सब में अच्छे होंगे, इसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इसका। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वाईक्यू हमने कल कर लिए थे, फ्लीन इफेक्ट किया, और कि हर दशक में बच्चों का IQ, एवरेज IQ बढ़ता है ना। और अब हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस, जहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, वो हम मंडे करेंगे। MI कहते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको उसको पढ़ के। चलिए आज के लिए ही इतना रखते हैं, धन्यवाद।